हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर को, या कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका यूरोप नहीं, इंडिया इसका नाम है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई कहाँ से। पहला रिवोल्ट के साथ हम लोग शुरू करते हैं और अपने भारत को आज़ादी दिलाने के बाद इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एकमात्र यही है कि चैप्टर इजी तो बहुत ज़्यादा है, इजी बहुत है, लेकिन बहुत लंबा भी है। इसीलिए लड़कों को ये समझ तो आ जाता है चैप्टर, लेकिन चैप्टर याद ही नहीं हो पाता। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इजी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एकमात्र दिक्कत जो इसके अंदर है वो ये है भैया कि बहुत लंबा चैप्टर है। तो मेरे पास इसकी पीपीटी तो थी नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ पढ़ानी भी थी, तो इसके सॉल्यूशन के रूप में मैंने कहा कि क्यों ना इस चैप्टर को पढ़ भी लिया जाए और इसका सॉल्यूशन भी तैयार कर लिया जाए। इसीलिए इसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स की मदद से, यानी पूरी डेट्स की मैंने एक चार्ट बना ली है और इस चार्ट की मदद से आपको पूरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा। इस वाली क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पहले डेट को पढ़ेंगे और फिर उसकी सेंटेंस के आधार पर मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा। पूरा फ्लो से हम लोग चल रहे होंगे। इससे दो चीज़ें होंगी, पहला आपको डेट याद हो जाएंगी, तो आप अपने पेपर में डेट को मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे। और दूसरा जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भैया चैप्टर याद ही नहीं होता तो क्या करें, तो आप अगर डेट पता होगी तो आप टाइमलाइन की मदद से, आप फ्लो की मदद से, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी तरीके से आप पूरे चैप्टर को याद कर जाएंगे, गटक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पूरी की पूरी आपकी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया को समेट कर रख दिया है आपके कुछ डेट्स के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर। इसको शुरू करने से पहले आपको दो तीन बातें बता दूं भैया कि ये जो कहानी आपकी चल रही है, ये चल रही है 1857 से शुरू होगी और 1947 तक चलेगी। यानी भारत में बीते वो 100 साल जहाँ पर अंग्रेजों ने हमको दबा कर लूटा है। अंग्रेजों के खिलाफ हुए पहले विद्रोह जो 1857 में हुआ था, वहाँ से लेकर हमें मिली आज़ादी यानी 1947 तक मैं आपको ले चलूँगा, दूसरी बात। और तीसरी बात, आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपको टोटली ये बता देती है भैया हम लोग पढ़ रहे हैं 20th सेंचुरी, हम लोग 20th सेंचुरी पढ़ेंगे, यानी साल 1900 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मुझे तो पता है ना आपने क्लास 9th में क्या किया है, आपने क्लास 9th में उसको देखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए मैंने सोचा कि इनको क्लास 9th 8th मतलब जहाँ से आपकी मेडिवल हिस्ट्री खत्म होती है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, वहाँ से मैं इसको शुरू करूँगा और भारत को आज़ादी दिलाकर इसको छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये तीन बातों को ध्यान में रखकर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सबसे पहली डेट आपको मिलती है 1857 की। तो ये एक ऐसी डेट है भैया, ये वो पहली डेट है जहाँ पर क्या होता है, बैरकपुर में मेरे ख्याल से, जब मंगल पांडे कहते हैं कि ये जो बंदूक आप ऑटो राइफल लेकर आए हैं, इस ऑटो राइफल के अंदर क्या चल रहा है, इस ऑटो राइफल के अंदर जो कारतूस भरनी है वो कैसी है, वो है गाय के चमड़े की बनी। और हमारे यहाँ भैया मना कर दिया गया है गाय के चमड़े की चीज़ हमें खानी नहीं है, आप उसको मुंह से लगाकर किस तरीके से खोलूँगा। इसलिए जब वो मना करते हैं भैया, तब क्या होता है, तब अंग्रेज उनको फांसी दे देते हैं और 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है। इससे ही पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपकी कहानी क्लास 7th में ख़त्म होती है मेडिवल हिस्ट्री के साथ। जब मेडिवल हिस्ट्री में जहांगीर का काल आता है, यानी आपकी सलीम का काल आ रहा होता है 1605 में, जब उनको राजा बना दिया जाता है, तब आप देखते हैं कि 1605 में जब उनको राजा बना दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से अंग्रेज देख लेते हैं कि अब ये जो मुगल साम्राज्य है ये थोड़ा बिखर रहा है। अब इसका जो चरमोत्कर्ष चल रहा था अकबर का, 1556 में जो राजा बना था अकबर, वो अब 1605 में मर चुका है आकर। तो अब इनकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने वाली है। इतिहास भी चाहता है कि अब इनको बदला जाए, भारत को लूटने के लिए कोई नए आदमी चाहिए, तो इसीलिए अब हम लोग चलेंगे भारत को लूटने। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अब जब जहांगीर का काल आता है, तब जो हमारे अंग्रेज हैं वो फुल एक्टिव हो जाते हैं, कहते हैं चलो भैया जहांगीर का थोड़ा हाथ पैर जोड़ते हैं, तभी आ जाते हैं हमारे यहाँ और कहते हैं कि जहांगीर जी देखिए मैं कितनी बेटर इंग्लिश बोलता हूँ, है ना। तो वो ऐसे थुक थुक के इंग्लिश बोल देते हैं और हमारे जहांगीर को लगता है कि क्या बेहतरीन आदमी है। फिर वो कहते हैं कि हम आपके देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हे प्रभु, हे जहांगीर देव, आपके हाथ पैर जोड़ कर कहता हूँ कि कृपया मुझे अपने देश में रहने दीजिए, ऐसा कह देते हैं। और हमारे यहाँ जहांगीर, अरे हमारे यहाँ इनको राजा जी से कह रहे हैं कि राजा जी से कहा जा रहा है कि भैया हमें शरण में लो, हम राजा हैं, हमारा तो धर्म कर्म सब कुछ यही है, हम तो लोगों को शरण देते हैं। तो ऐसा कहकर जहांगीर इनको शरण दे देते हैं और ऐसी शरण देते हैं जहांगीर की पूरी लाइफ ही ख़त्म कर देते हैं भाई ये सब आकर।
फिर कुछ कुछ कंपनीज़ के बहाने पहले इनकी मदद करने आते हैं, फिर बिजनेस करने आते हैं और फिर पूरे भारत पर राज हो जाता है अंग्रेज़ का। इसको समझते समझते भारत को 1857 का साल आ जाता है, जहाँ पर मैंने बताया कि मंगल पांडे को जब फांसी दे दी जाती है तब उसके बाद सब लोग परेशान हो जाते हैं और मुगल शासन जो ढलते ढलते अब बहादुर शाह जफर तक पहुंच चुका था, एक ऐसा बुढ़ा सा ख़त्म सा आदमी जो कि केवल जफर नाम की पत्रिकाएं लिखा करता था और अपने देश को ही बड़ी अरुचि से चलाया करता था, ख़त्म आदमी था, वो आदमी को क्या कर देते हैं यहाँ का राजा बना देते हैं। मतलब ये जो मूवमेंट चल रहा था, ये जो रिवॉल्ट चल रहा था, इसका अध्यक्ष बना देते हैं, इसका जो प्रमुख बना देते हैं ये लोग बहादुर शाह जफर को, क्योंकि एक प्रमुख तो चाहिए ही था। ऐसा कर कर ये सब लोग भाग रहे होते हैं दिल्ली की तरफ, लेकिन रास्ते में इनको बहुत ज़्यादा वेदनाएं दी जाती हैं, कष्ट दिए जाते हैं। धीरे धीरे जो लीडर इसका बहुत ख़राब था, इसीलिए क्या होता है ये आपका रिवॉल्ट जो है ये ख़त्म हो जाता है। हालांकि हमारे पूरे भारत देश में लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट अब आ चुका था, अब लोगों को लग चुका था कि भैया ये जिन अंग्रेज़ों के हम लोग गुलाम हैं ये हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। तब ये जो नेशनलिज्म था अब हमारे भारत के अंदर आता है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एक्चुअली में यहाँ से होता है। इसके बाद तारीख आती है 1885, जहाँ पर दोबारा से क्या कर दिया जाता है, फॉर्म कर दी जाती है। दोबारा से क्या, पहली बार फाउंडेशन पड़ती है, पहली बार फॉर्म कर दी जाती है आपकी एक इस तरीके की आप कह सकते हैं एसोसिएशन, एक इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या कर सके, जो कि बेसिकली जो इक्वालिटी है, जो यूनिटी है भारत के अंदर की, इसको प्रमोट कर सके और भारत के अंदर लोग जो डिमांड करे इसको अंग्रेज़ों तक पहुंचा सके, अंग्रेज़ों के कान तक पहुंचा सके, हाथ पैर जोड़कर चाहे जिस तरीके से, लेकिन उसको अंग्रेज़ों के कान तक पहुंचा सके। इसलिए हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1885 में। फिर आती है तारीख 1905 में भारत तो टूटा ही हुआ था। उसके बाद फिर क्या होता है, कहते हैं आपने वेदनाएं बहुत ज़्यादा सह ली, अब तारीख चल रही है लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन को भी अपने लिए कुछ करना होगा। तो लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि भारत को लूटने में मैं इनकी थोड़ी और मदद करता हूँ, और ये बंगाल जो कि उस समय बहुत बेहतरीन चल रहा था, उसको इन्होंने पार्टीशन कर दिया, उस बंगाल को इन्होंने तोड़ दिया पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश नाम के देश के अंदर। अब ये क्या करते हैं, लॉर्ड कर्जन जब इसको तोड़ देते हैं तब हमारे अंदर जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था, यानी जो भारत के अंदर नेशनलिज्म था, वो तो ऑलरेडी बट ही जाता है। इसी के साथ 1906 में बटा ही हुआ था, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम हैं वो कहते हैं कि हमको भी अपनी बात रखनी है, तो हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी कोई एसोसिएशन बनाना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। तो 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है। इसके बाद 1906 में ही क्या होता है, लोगों के अंदर सेंटीमेंट दोबारा से जागने लगता है और ये क्या करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को चालू कर देते हैं। कहते हैं भैया अब हम लोग क्या करेंगे, अपने देश के सामान को यूज़ करेंगे और जो ब्रिटिशर्स के सामान है उसको बाइकआउट कर रहे होंगे। तो नेशनलिस्ट जो 1906 में क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी अंग्रेज जो थे ये हमारे भारत के ऊपर डोमिनेंट पड़ रहे थे, यानी हमारे भारत के ऊपर ये लोग क्या कर रहे थे, हमारा जो भारत था वो अच्छे से अपने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही आप 1857 में भी देखते हैं, ऐसे ही आप स्वदेशी मूवमेंट में भी देखते हैं कि भारत जो था ये उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा था। यानी अब हमको क्या थी, अब हमको ज़रूरत थी किसी कैप्टन की, हमको ज़रूरत थी किसी बेहतरीन आदमी की। तो बेहतरीन आदमी की एंट्री हो जाती है 1915 में साउथ अफ्रीका के एक ऐसा बंदा जो कि ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट लेकर चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि तुम तो भारतीय लग रहे हो और तुम तो काले भी हो, तो इन दोनों तरीके के लोगों को हम लोग अपनी ट्रेन में बैठने नहीं दे सकते। धक्का देकर स्टेशन पर जब फेंक दिया जाता है गांधी को, तब गांधी कहते हैं कि भाई बाबू, क्लास 10th वाले अपने रिजल्ट के लिए कम बैक करें ना करें, लेकिन मैं कम बैक जरूर करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने भारत से तुमको भगा कर रहूँगा। जिस भारत में तुम लोग फुल डोमिनेंट से रह रहे हो, अब उस भारत में तुम्हारे रहने के दिन कम हो रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू कर लो। अब मैं जा रहा हूँ अपने भारत और तुमको वापस करा दूंगा। इसके बाद फिर ये आते हैं भारत में, इनको कहा गया था इनके गुरु के द्वारा, बाबू तुमको क्या करना है, तुमको 1915 में जाने के बाद तुरंत ही जाकर स्ट्रगल में शुरू कर देना। 2 साल तुमको इंतज़ार करना है, यानी 2 साल तुमको अपने देश को पढ़ना है, अपने देश को समझना है। तो उसको ये बिल्कुल फॉलो करते हैं। 1915 में आने के बाद 1915 से 1917 के बीच ये कुछ नहीं करते। हालांकि 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन को ज्वाइन करते हैं गांधी जी, और ये इनका पहला अधिवेशन था। फिर 1915 के बाद 1917 में अपना काम शुरू करते हैं। कहते हैं चलो चंपारण, चलो बिहार। तो बिहार का जो एक क्षेत्र है चंपारण, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं गांधी जी, और वहाँ पर कहते हैं कि जो ऑनर्स थे, वहाँ के प्लांटेशन के ऑनर्स थे, वो जो बिहार के चंपारण था, वहाँ के जो खेतिहर लोग थे उनको बहुत परेशान करते थे। कहते थे कि तुम इंडिगो बो। अब इंडिगो क्या है, इसकी भी कहानी आपको अच्छे से जान लेनी है। तो इंडिगो जो है भैया, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि
एक क्रॉप है बेसिकली, ठीक है। तो हो क्या रहा था कि उस समय ये क्या है, एक क्रॉप है। उस समय चल क्या रहा था भैया ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में लोगों को कपड़े बहुत ज़्यादा लेने के शौक तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ आप देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को जब कपड़े रंगने की बात आती थी तो वहाँ पे जो कलर थे, जो आप कह सकते हैं नकली नकली रंग थे, रंग तो थे ही, लेकिन वहाँ के जो कलर थे वो थोड़े से कम चढ़ते थे, उतर भी जाते थे जल्दी, तो लोग उससे परेशान थे। उनको चाहिए था कोई नेचुरल कलरिंग एजेंट, उनको कोई ऐसा नेचुरल चीज़ चाहिए थी जो कि हमारे कपड़ों पे लगे तो बहुत दिन तक चले और अच्छा भी लगे। तो नेचुरल कलरिंग एजेंट तो भैया आपके एग्रीकल्चर से ही आ सकता था, आपकी क्रॉप्स ही जो कलरिंग एजेंट है वही क्रॉप्स की काम कर सकती थी। तो इन्होंने कहा कि एक काम न करें, हमारा जो कॉलोनी है इंडिया, यहाँ के जो किसान हैं इनको परेशान किया जाए, क्यों ना चलो चंपारण और इनसे कहा जाए चलो इंडिगो को। इनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, अंग्रेज जो वहाँ के प्लांटेशन के ऑनर्स थे उनको क्या कर देते हैं, पूरा हड़का देते हैं कि तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ के किसानों से इतने ज़्यादा अगर तुमने इंडिगो बुआ लिए तो हम तुमको पैसे भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों के कहने पर जो प्लांटेशन के ऑनर्स थे वो हमारे जो पीजेंट्स थे उनको बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं कि इंडिगो बो। अब बोने में क्या दिक्कत थी भैया, इनको तो बो देना चाहिए था, क्या कुछ जो दिक्कत थी उसमें बोने में, तो हाँ भाई दिक्कत तो थी ही। दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि ये जो क्रॉप था ना इंडिगो का, इसमें एकमात्र ये दिक्कत थी कि इससे जो फर्टिलिटी थी सॉइल की, आपके सॉइल की जो फर्टिलिटी थी ये बहुत गिर जाती थी। जो आपका सॉइल की फर्टिलिटी थी ये बिल्कुल डाउन हो जाती थी, ठीक है। यही एकमात्र दिक्कत थी इससे। तो इंडिगो बोने से, इंडिगो को की फसल उगाने से कलर तो आपको बहुत अच्छा मिल जाता था, कलरिंग एजेंट तो आपको नेचुरल मिल जाता था बेहतरीन, लेकिन आपकी जो फसल थी वो बिल्कुल ख़राब हो जाती थी इसको बोने से। तो इसी के डर के कारण जो पीजेंट थे वो अपने खेत में इसको बोना नहीं चाहते थे, लेकिन प्लांटेशन ओनर कह रहे थे भैया वो, वरना बहुत परेशान कर दूंगा। तो गांधी जी कहते हैं चलो कम बैक करते हैं, चंपारण में चलते हैं। और वहाँ पर आने के बाद जो गांधी जी हैं वो ऐसे गांधी जी जिनको देखने के बाद लोगों को लगा था कि ये कोट पैंट वाला आदमी हमको क्या बचा पाएगा, वो कोट पैंट वाला आदमी यहाँ पर धोती टाइट कर पहुँच जाता है और कहता है कि अब खूब सारे नियम कानून बताकर क्या कर लेता है, यहाँ के चंपारण के जो लोग थे उनको बचा लेता है। इसके बाद लोगों के अंदर गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा इज्जत आ जाती है और लगता है कि अब आया ना कोई आदमी जो हमें बचा सकता है। तो लोगों के अंदर गांधी जी के प्रति प्रेम और गांधी जी के प्रति इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद 1918 में, 1917 के बाद 1918 में गांधी जी को कहा जाता है कि भैया गांधी जी चलो दूसरा बुलावा आया है। अहमदाबाद के अंदर क्या चल रहा है, अहमदाबाद के अंदर जो मिल वर्कर्स हैं उनको क्या किया गया है, वहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक चल रहा था उसके दौरान उनसे कहा गया कि तुमको क्या करना है, मतलब वहाँ के जो ऑनर्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कहा गया कि तुमको क्या करना है, तुमको बेसिकली अब जाना है और तुमको जाने के बाद हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है इसके अंदर तुमको बहुत सारा काम करना है। और उन्होंने कहा भैया ये काम करें हम क्यों, तो अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे उनसे कहा गया कि तुम्हारी जो सैलरी है उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो यही सी लालच में जो हमारे वो जो मिल वर्कर्स थे वहाँ पर काम करने लगते हैं। अब इस लालच में जब काम करने लगते हैं तो जब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब सब काम वाम हो जाता है, तब ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ये इनको मना कर देते हैं, कहते हैं अब तुम्हारी तो सैलरी इंक्रीज़ मैं नहीं करूँगा। और नहीं करने के बाद तो छोड़िए, जो रेगुलर इंक्रीमेंट होने वाला था उसको भी इन्होंने रोक दिया। इससे परेशान होकर जो वहाँ के मिल वर्कर थे वो स्ट्राइक पर चले गए और गांधी जी को बुला लिया गया। अब गांधी जी को जब बुलाया गया तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने फिर पूरा हड़ताल पे बैठ गए भाई, है ना। गांधी जी जब आए थे तो गांधी जी अपना एक न्यू मेथड ऑफ मास स्ट्रगल लेकर आए थे, जो कि क्या था, जो कि था सत्याग्रह, है ना। पीसफुल वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस, ठीक है। तो पीसफुली गांधी जी ने कहा कि अगर हम लोग पीसफुली कोई काम करते हैं तो ये एक पैसिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सत्याग्रह की मदद से हम लोग सत्य की आग्रह करेंगे, यानी हम ट्रुथ को जब फाइंड करेंगे तभी हम लोगों को आज़ादी मिल सकती है। जो वायलेंस है वो अच्छी बात तो है, चलेगी तो, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। जो अगर आपको स्ट्रगल जो है वो आपको रिवॉल्यूशन जो लाना है वो धीरे धीरे ही आता है, और धीरे धीरे लाने के लिए नॉन वायलेंस परफेक्ट चीज़ है। इसके लिए गांधी जी इस मेथड को लेकर आते हैं और लाने के बाद इसको हर जगह इंप्लीमेंट करते हैं। 1918 में इन मिल वर्कर के साथ ये लोग सत्याग्रह पर बैठ जाते हैं गांधी जी, और फिर जितनी इंक्रीमेंट होनी थी उससे भी कहीं ज़्यादा उनकी सैलरी बढ़वा देते हैं गांधी जी। उसके बाद ये कहते हैं चलो भैया अपने यहाँ गुजरात में, तो गुजरात में पहुँच जाते हैं गांधी जी, और गुजरात में खेड़ा जो है, खेड़ा में पहुँचने के बाद यहाँ के जो गांधी, ये जो खेड़ा पहुँचने के बाद यहाँ पर जो
पीजेंट थे, यहाँ के पीजेंट भी परेशान थे, इनको भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था यहाँ के ऑनर द्वारा। तो इनके लिए भी व्यवस्था करते हैं हमारे गांधी जी, और इसको करने के बाद पूरे देश में फेमस हो जाते हैं गांधी जी। ठीक है। इसके बाद 1919 में इस सारी चीज़ को देखकर जो लोग थे, जो वहाँ के अंग्रेज़ थे, वो कहे कि भैया कोई बड़ा आदमी आ गया है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, ये क्या कर सकता है, हमारी बैंड बजा सकता है। तो इसको परेशान होने के बाद वो क्या करते हैं, कहते हैं कि सिडनी रॉलेट जो होते हैं, कहते हैं 1919 में सिडनी रॉलेट को बुलाया जाता है, और सिडनी रॉलेट के नाम पर सिडनी रॉलेट के नाम पर एक एक्ट को पास कर दिया जाता है जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये जो एक्ट था ये इतना ज़्यादा बुरा था कि इस एक्ट को लोगों ने कहा ब्लैक एक्ट है भैया, ये काला कानून है। क्यों? क्योंकि ये कानून आपको ये चीज़ कहता था कि अब सुन ले भाई, क्या सुन ले, ये सुन ले कि अब अगर कोई आदमी को चाहेगी पुलिस, तो पुलिस को इतनी ज़्यादा पावर मिल चुकी है कि पुलिस बिना ट्रायल के उस आदमी को डिटेंशन कर सकती है, यानी बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कानून के, बिना किसी दलील अपील के क्या कर सकती है, वो उस आदमी को जेल में डाल सकती है। इसीलिए इस कानून से रिलेटेड दो चीज़ आपको देखने मिलती है कि एक तो इसको ब्लैक एक्ट कहा गया है, काला कानून कहा गया है, और साथ ही साथ इसको डिटेंशन विदाउट ट्रायल चल रहा था, यानी इसको नो वकील, नो अपील, नो दलील और नो वकील कहकर इसको संबोधित किया गया था कि यानी ये एक इस तरीके का एक्ट है जिसमें आप ना कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील कर सकते हैं, और ना कोई वकील कर सकते हैं अपने केस के लिए, यानी बिना ट्रायल के आपको जेल के अंदर ठूंस दिया जाएगा। अब रॉलेट एक्ट चल ही रहा था, तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी निकाल देते हैं, जिसके लिए, और रॉलेट सत्याग्रह के अंदर क्या होता है, लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसका विरोध कर रहे होते हैं। 1919 के अंदर बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रहे होते हैं। इससे परेशान होकर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो जो अंग्रेज होते हैं वो कहते हैं भैया अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको थोड़ा सा इनके ऊपर फोर्स भी दिखानी चाहिए। तो ये इनके ऊपर फोर्सफुल इसका अपोजिशन करते हैं अंग्रेज, और कई सारे जो नेता थे उनको क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। अब नेताओं को अरेस्ट करने के बाद जी ये इनका विरोध चल रहा था, ये और ज़्यादा बढ़ जाता है कई जगह वायलेंस भी बढ़ने लगता है, पूरा वायलेंस बढ़ जाता है हर तरीके से। अंग्रेज़ों का जब विरोध होने लगता है तब अंग्रेज कहते हैं कि काम करो, मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दो भैया, मार्शल लॉ ला दो। मार्शल लॉ क्या था, एक इस तरीके का लॉ था उसमें कि उसमें अगर तुम 4 से ज़्यादा लोग मिले, मार्शल लॉ, ये कहते हैं कि भैया मार्शल लॉ को क्या कर देना चाहिए, हमको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो मार्शल लॉ क्या था, ये एक ऐसा लॉ था जो कि इंश्योर करता था कि अगर किसी भी जगह पर 4 से ज़्यादा आदमी इकट्ठा मिले तब वहाँ पर जो पुलिस रहेगी या फिर कोई भी जो वहाँ पर अंग्रेज रहेगा वो क्या कर सकता है, बिना कुछ सोचे समझे गोली चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो मार्शल लॉ को ले आया गया। अब इससे होता क्या है कि जो वो है हमारा अमृतसर है, पंजाब की राजधानी अमृतसर है, चंडीगढ़ की भी अमृतसर है, नहीं चंडीगढ़ नहीं, पंजाब में जो एक वो है अमृतसर है और शहर है, वहाँ पर क्या होता है, अमृतसर में 10 अप्रैल 1919 का दिन था। 10 अप्रैल को उनकी सबकी थी बैसाखी। बहुत सारे लोग परदेश से आए हुए थे अपने घर पर बैसाखी की त्यौहार को मनाने के लिए। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे कि यहाँ पर मार्शल लॉ चल रहा है। सब लोग जिस तरीके से हर साल जाकर जलियांवाला बाग में मिलते थे, वहाँ पर मेला लगता था, वहाँ पर सब लोग खुशी मनाते थे, बैसाखी मनाते थे। 10 अप्रैल को दोबारा से वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं बैसाखी मनाने के लिए। लेकिन उसमें से बहुत सारे कम लोगों को ये पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लग गया है, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने पर पुलिस हमें मार सकती है। उसी में होता क्या है कि जब वो जाते हैं तो वो तो कहते हैं भैया कि हम लोग तो अपना मनाएंगे त्यौहार। उसी में कुछ लोग पीसफुल प्रोसेसन करते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, पीसफुल प्रोसेसन करते हैं, यानी बिना किसी दंगे फसाद के। ये जो इनके नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है इसके लिए पीसफुल प्रोसेसन करते हैं, यानी बड़ी शांति के साथ विद्रोह करते हैं। और अंग्रेज़ों को चाहिए था कोई एक ऐसा ही मौका जहाँ पर वो क्या कर सकें, जहाँ पर वो इतना बुरे तरीके से भारतीयों को मार सके जिससे भारतीय के अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाए, आतंक पैदा हो जाए कि अंग्रेज़ों के खिलाफ दोबारा से आवाज़ न उठा सकें। इसी के लिए जलियांवाला बाग 1910 के अंदर जाते हैं। और जलियांवाला बाग क्या था मैं आपको एक बार से दिखा देता हूँ। जलियांवाला बाग कुछ इस तरीके से था, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका पार्क है जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग इस तरीके से था। इसके जलियांवाला बाग का बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर था। इसके बीच में एक क्या था, इसके बीच में आपको एक कुआं भी दिखता है। जलियांवाला बाग के बीच में एक कुआं था, ठीक है, जलियांवाला बाग के बीच में एक कुआं था। और क्या था, और यहाँ पर अगर मैं गेट की बात करूँ तो सर जी क्या यहाँ पर कोई गेट था,
तो जी हाँ, यहाँ पर गेट तो था लेकिन केवल एक गेट था, केवल एक गेट जलियांवाला बाग के पास था। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये सिस्टम था इसका, और केवल एक गेट था और इसी गेट पर मतलब कोई एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी, यही एंट्री थी और यही आपका एग्जिट भी था। और फिर क्या होता है, जनरल आर डायर को कमांड मिल रखी थी, जनरल ओ डायर के आदेश पर जनरल आर डायर घुस जाता है इसके अंदर, किसको लेकर, इंडियन पुलिस को लेकर भैया, क्योंकि उनके पास तो इतने आदमी नहीं थे कि वो हमको मार सकें, तो भारत के ही लोग वहाँ पर पुलिस के रूप में रहते थे। तो इंडियन पुलिसमैन को लेकर जब घुस जाता है आर डायर उसके अंदर, तो वो क्या करता है, यहीं से ऐसे घुस जाता है और घुसने के बाद कहता है कि अब तुम क्या करो, मैं तो घुस जा रहा हूँ इसके अंदर, ये लो मैं तो घुस गया, और घुसने के बाद तुम क्या करो, यहाँ पर सभी पुलिस, जब पुलिस ऐसे करके लाइन से ऐसे लग जाओ, सब लोग ऐसे लाइन से ऐसे लग जाओ, पुलिस को ऐसे लाइन से लगा दिया बंदूकों के साथ। और ये जो इनका गेट था, जो कि क्या कर सकता था, जो कि एकमात्र एंट्री थी, इसको इन्होंने ब्लॉक करा दिया, बंद करा दिया। अब इसको बंद कराने के बाद कोई भी अंदर यहाँ से बाहर भाग नहीं सकता, और इन्होंने आर डायर ने कहा कि फायर करो, और फिर क्या हो जाता है, वही हो जाता है जिसको मैं बता नहीं सकता भाई, अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है, अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है यहाँ के लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कई सारे लोग घायल हो जाते हैं, कुछ गोली से मरते हैं, कुछ एक दूसरे के ऊपर कुचल कर मार देते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े, महिलाएं, सब लोग, बहुत लोग मारे जाते हैं। इनसे बचने के लिए इसके कुएं के बारे में मैंने आपको इसीलिए बताया था, क्योंकि इससे बचने के लिए क्या कर दिया गया था, लोग इससे बचने के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इस कुएं के अंदर जाकर कूद जाते हैं, इस कुएं के अंदर कूद कर अपनी जान दे देते हैं सब लोग। सोचिए, एक ऐसा छोटे से गड्ढे में हमारा कूदने का मन नहीं करता, यहाँ पर एक कुएं के अंदर सब लोग कूद गए, इस तरीके से सब लोग को मार दिया गया। ये इतना खौफनाक दृश्य था कि आप आज भी अगर जलियांवाला बाग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ की दीवारों पर आपको गोलियों के निशान दिखते हैं, इस तरीके से मारा गया था। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखते हैं। तो जलियांवाला बाग में सैकड़े 1919 में हत्याकांड होता है, जहाँ पर क्या कर दिया जाता है, सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद खुंदक लगती है हमारे गांधी जी को, कहते हैं 1920 में, यह ऐसे नहीं चलेगा। फिर गांधी जी कहते हैं कि एक काम करते हैं, हाँ इससे पहले एक और बात आती है। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन है, इसको आपकी एनसीईआरटी जो है ये स्पेशली हाईलाइट करती है, इसलिए इसके बारे में बता देता हूँ। तो जो नॉन कोऑपरेशन था भैया, इसकी कहानी कुछ और अटपटी थी। नॉन कोऑपरेशन की कहानी ये चल रही थी कि गांधी जी एक बार ट्रैवल कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट चल रहा है आपका, ठीक है। गांधी जी एक बार क्या कर रहे थे, गांधी जी एक बार ट्रैवल कर रहे थे। अब आज का टाइम तो है नहीं कि गांधी जी क्या करें, गांधी जी ऐसे क्या करें, गांधी जी ऐसे कह दें कि हे गाइस आई एम ट्रैवलिंग, ओके दिस इज़ माई ब्लॉग, नाउ आई एम इन पंजाब, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी ब्लॉग तो कर नहीं सकते थे, और गांधी जी भाई पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे आदमी थे, तो इसलिए गांधी जी कहते हैं मैं क्या करूँगा, मैं एक किताब लिखूँगा हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज के अंदर क्या करूँगा, मैं पूरा इसको सब लोगों को बता दूंगा कि आखिरकार चल क्या रहा है हमारे भारत में। तो इसी को बताते हुए गांधी जी लिखते हैं कि गांधी जी क्या करते हैं, किताब लिखते हैं हिंद स्वराज, एक किताब लिखते हैं हिंद स्वराज नाम की, और इस किताब के अंदर ये बताते हैं कि हमारा जो भारत है इसके अंदर अंग्रेज आकर राज कर पाए केवल एक कारण से, कि हमारा जो भारत था वो इनके साथ कॉपरेट करता था जी। हाँ, हमारा भारत जो था वो फुल इनकी मदद में था कि आओ 56 भोग लगाओ। तो हमारा जो भारत था उसने हमारे अंग्रेज़ों के साथ, हमारे अंग्रेज क्या, जो अंग्रेज़ थे उनके साथ कॉपरेट किया, तो इनके साथ इतना ज़्यादा कॉपरेट किए अंग्रेज, हमारे भारत इनके साथ कॉपरेट किया, इसीलिए क्या हो गया, इसी कारण से अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर सके। अब कहते हैं कि इसका उल्टा अगर हम कर दें तो अंग्रेज जो है वो जल्दी भाग जाएंगे, तो इसका उल्टा क्या है, नॉन कॉपरेट। तो अगर हम लोग इसका क्या कर दें, अगर हम लोग इनको कॉपरेट करना बंद कर दें, इनकी मदद करना छोड़ दें, तो इनके लिए बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, और नॉन कॉपरेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ से भगा सकते हैं। अब गांधी जी की एक चीज़ तो ये तो हो गया इनका ज्ञान। अब इनको ये तो पक्का था भैया कि नॉन कॉपरेशन में कर रहा हूँ तो मुझको क्या करना है, इस नॉन कॉपरेशन की मदद से मुझको अपना जो भारत है इसको बचा ही लेना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ इनके दिमाग में आती है कि अगर मुझे अपने भारत को बचाना है तो मैं ऐसे तो नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे भारत के अंदर जो है वो ज़्यादातर हिंदू डोमिनेटिंग है। तो मुझे अगर अपने भारत को बचाना है तो मुझे मुस्लिमों का भी साथ चाहिए होगा। मुस्लिमों का साथ पाने के लिए गांधी जी और दिमाग लगाते हैं। ये देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है ना, इस सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण हो क्या गया है, इस सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण गांधी जो अंग्रेज हैं उन्होंने कर दी थोड़ी सी गलती। क्या गलती कर दी अंग्रेजों ने कह दिया है कि अब जो इन मुस्लिमों के खलीफा हैं,
खलीफा, मुस्लिमों के जो खलीफा हैं, रुक जाओ, जो खलीफा है ना मुस्लिमों के, खलीफा कौन है? खलीफा है मुस्लिमों के लीडर, जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते, ठीक है। उस समय पाकिस्तान था भी नहीं। तो जो मुस्लिमों का एकमात्र लीडर था खलीफा, वो उनके खिलाफ क्या कह देता है? वो कहता है कि ऑटोमन एम्पायर में इनके जो खलीफा हैं, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देंगे, इनका देश ले लेंगे, इनको परेशान कर देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहते हैं ट्रीटी के माध्यम से हम ये सारी चीज़ कर लेंगे अंग्रेज। इससे कौन परेशान हो जाता है? इससे बिल्कुल खुंदक में आ जाते हैं हमारे मुस्लिम। वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसा, अगर मुझे क्या होगा, अगर मुझे कोई जरिया मिलेगा तो मैं पक्का से क्या कर दूंगा, मैं पक्का से विरोध कर दूंगा, विद्रोह कर दूंगा अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इन खलीफा के ही कारण जो वो थे हमारे मुस्लिम, वो भी विद्रोह करना चाहते थे। और फिर इन्हीं को पकड़ लेते हैं हमारे गांधी जी, कहते हैं सुन भाई, सुन सुन सुन, तू क्या करना चाहता है? विद्रोह करना चाहता है, ठीक है, तो एक काम कर, तू विद्रोह कर अपने खलीफा के लिए, मैं विद्रोह करता हूँ हमारे देश के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इनको क्या मिलते हैं? यहाँ से इनको दो भाई मिलते हैं, कौन से? मोहम्मद अली और शौकत अली, MD अली और शौकत अली। तो ये जो दो MD अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो ये इनको दो भाई मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इस मूवमेंट के अंदर। तो मोहम्मद अली और शौकत अली से बातचीत कर कर गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं एक बेहतरीन मूवमेंट को, जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी हिंदू मुस्लिम पूरे भारत देश साथ में जुड़कर लग जाता है नॉन कॉपरेशन की तैयारी में। गांधी जी कहते हैं कि हमारा प्लान कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग, हमें जो मिल रखी है, हमें जो टाइटल्स मिल रखे हैं, इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। टाइटल्स जो है इनको हम लोग छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे? तो मुझको ये जो इन्होंने नाइट मेयर वाइट मेयर की उपाधि दे रखी है, इसको मैं छोड़ दूंगा, नाइटहुड की उपाधि दे रखी है। उसके बाद फिर ये जो है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी अपनी उपाधि को छोड़ देते हैं। सब लोग क्या कर देते हैं, अपनी उपाधियों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट हैं ये कॉलेज में जाना छोड़ देंगे, ये जो हमारे टीचर्स हैं कॉलेज में पढ़ाना छोड़ देंगे अंग्रेज़ों के, मतलब अंग्रेज़ों से जुड़े जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग यूज़ करना छोड़ देंगे। और क्या करेंगे, अंग्रेज़ों की बनाई किसी चीज़ को नहीं यूज़ करेंगे, अंग्रेज़ों के कपड़े नहीं पहनेंगे, इंडिया के बने खादी वस्त्र को पहनेंगे, ठीक है। क्या पहनेंगे? खादी वस्त्र को पहनेंगे। और इसको करने के बाद हम लोग अपने कॉपरेशन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। किसी ने कहा गांधी जी, मान लीजिए उन्होंने फिर से कोई फोर्स किया तो गांधी ने कहा कि फोर्स करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब वो फोर्स करेंगे तो हम लोग बाइकआउट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, रुको, हम लोग उनका नियम ही मानना छोड़ देंगे। नियम मानने के लिए इन्होंने एक स्पेशल टर्म की बात की थी। हम लोग टोटल अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, कुल मिला के इन्होंने कहा कि हम लोग इनके रूल्स को भी नहीं मानेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। हाँ याद आ गया, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, ठीक है। हम लोग इनका क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, यानी टोटल इनको डिसओबे कर देंगे, इनके नियमों को मानना अगर इन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है भैया, बेहतरीन तरीके से मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। पूरा भारत तैयार हो चुका था, पूरा भारत मिलकर इस मूवमेंट के पीछे लग गया था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई, इस मूवमेंट को धीरे धीरे लोगों ने छोड़ना शुरू, मतलब बहुत पूरा 2 साल चला भाई मूवमेंट। लोग अंग्रेजों की बिल्कुल मान लीजिए इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ा दी हमारे भारत में, ठीक है। और ये ऐसा मूवमेंट था जो कि बिल्कुल ऐसा सबको लग गया था कि भैया अब अंग्रेजों की एकदम पकड़ ढीली हो गई, अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा भारत को, ठीक है। तो इस मूवमेंट के जरिए जो हमारा भारत था उसको बिल्कुल आशा हो गई थी कि हमें आज़ादी मिल ही जाएगी। तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर काम करने लगते हैं गांधी जी। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना आगे चला जाता है कि बिल्कुल सबको लगता है छोड़ देंगे, लेकिन 2-3 कारणों से ये रुक जाता है, जिनमें छोटे छोटे कारण सबसे पहले बता दूं तो छोटे कारण ये थे कि गांधी जी ने कहा था कि खादी वस्त्रों को छोड़ दो, लेकिन दिक्कत ये थी खादी वस्त्र इतने ज़्यादा महंगे थे कि सब कोई खरीद ही नहीं सकता था। तो पुअर आदमी जो कि उसको खरीद ही नहीं सकता था, तो उसके अंदर से भी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट धीरे धीरे चला गया। उन्होंने कहा भैया अब खरीद नहीं पाएंगे, अब इतने ज़्यादा खादी वस्त्र, तो एक काम करते हैं भैया दोबारा से अंग्रेजों का ही खरीदना शुरू करते हैं। तो खादी वस्त्र बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो लोगों की हालत ख़राब हो गई इसको खरीदने में, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ, खादी वस्त्र को रोक दिए। और दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस थे हमारे पास, यानी हमारे पास जो स्कूल चर्च इत्यादि थे, इंस्टीट्यूशंस थे, इस पर भी तो हमको काम करना चाहिए था यार। इंस्टीट्यूशन हमारे, हमने ये तो कह दिया कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है इसको हमको छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारे खुद के कोई इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो लोगों को मजबूरी में जाकर दोबारा से क्या करना पड़ा, दोबारा जाकर इनको ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को मानना पड़ गया। दोबारा से टीचर जाकर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने लगे, बच्चे जाकर
अंग्रेजी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं ख़त्म हो गया। ये सब थे छोटे छोटे कारण। अब सबसे बड़े कारण की बात करूँ, सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था चौरा चोरी इंसिडेंट। चौरा चोरी इंसिडेंट। अबे चौरा चोरी कहाँ है? चौरा चोरी आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चोरी स्टेशन है, उसी के पास है चौरा चोरी एक जगह है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 1922 में चौरा चोरी जो थी, यहाँ पर होता क्या है कि 1922 में हो क्या रहा था, चौरा चोरी में कुछ लोग पीसफुल प्रोसेसन कर रहे थे। अब पीसफुल प्रोसेसन कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो मान लीजिए वहाँ पर जो पुलिस थे, है ना, वो पुलिस थे तो सारे भारतीय ही भाई। अगर मैं तुमको दिल से बताऊँ तो वो सब भारतीय ही थे। लेकिन भाई समझना चाहिए ना कि जो ऐसा भारतीय जो कि भारत के ही काम ना है, फिर कौन सा भारतीय, है ना, तो उसको तो भारतीय मानना ही दूर की बात है। तो भारतीय जो वहाँ पर पुलिस थे, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग इनको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करते हैं, इनकी बहुत बुरी तरीके से इनको रोकते हैं कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, छोटे मोटे लोग, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं इनकी। इससे लग जाती है हमारे पीसफुल जो प्रोसेसन कर रहे थे इनको सबको खुंदक। कहते हैं अब गांधी जी गए भाड़ में, अब हमको करना है वायलेंस। अब इनकी मैं एक बार इनको बता दूं कि आखिरकार भारतीय है कौन। गांधी जी के कहने पर मैं बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस पर चल रहा था, बहुत ज़्यादा सत्याग्रह कर रहा था। तो अब जो सत्याग्रह है, ये जो सत्याग्रह है, इसको करते हैं हम लोग टाटा बाय बाय, और अब हम लोग करेंगे पूरा मार धाड़। ठीक है, तो ये करते क्या है, ये लोग उसके जेल के अंदर, वो जो जेल था, जेल नहीं था, वो जो पुलिस स्टेशन था उसके अंदर घुस जाते हैं। और उसके बाद फिर इनको जो पुलिस थे, इनको चाबी, इसको मतलब जेल के अंदर बंद कर ताला चाबी बंद कर बाहर आ जाते हैं और आग लगा देते हैं, सेटअप कर देते हैं फायर किसके अंदर, उस पुलिस स्टेशन के अंदर। सारे 22 के 22 जो पुलिस थे वो क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। सबको निपटा दिया भाई, ख़त्म कर दिया। तो इनको ख़त्म कर देते हैं लोग। अब गांधी जी देखते हैं भाई मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस लिए स्टार्ट किया है, मैंने इसलिए स्टार्ट किया जैसे हम लोग पीसफुली, कहाँ क्या है ये देखिए, पीसफुली हम क्या कर सकें, अपने देश को पीसफुली आज़ाद करा सकें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये लोग तो इंसिडेंट कर रहे हैं, ये लोग तो ऐसा इंसिडेंट कर रहे हैं जो कि फुल वायलेंस से भरा हुआ है। तो मुझे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, विदड्रॉ कर दूंगा, मैं इसको कॉल्ड ऑफ कर दूंगा। तो गांधी जी ने क्या किया, कॉल्ड ऑफ कर दिया इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। कहा कि तुम लोग भैया चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कहकर गांधी जी कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अंग्रेजों की बिल्कुल फटके चार हो गई थी। तो कहते हैं कि अब हमको क्या करना है, अब हमको 1927 में अंग्रेज कहते हैं कि मुझको साइमन कमीशन को निकालना है। साइमन कमीशन को लेकर आते हैं। साइमन कमीशन को जब आता है तब 1927 में इसका बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है, क्योंकि साइमन कमीशन जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आया था, इंडिया की मदद करने आया था, उसमें खुद इंडियन एक भी नहीं था। उसके बाद 1928 में आप देखते हैं कि नेशन वाइड पूरे भारत मिलकर साइमन कमीशन का, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे जो हो, सब लोग मिलकर मुस्लिम कमीशन का विद्रोह करते हैं। और इसी विद्रोह में एक नारा निकलता है, साइमन गो बैक। और इसी साइमन गो बैक नारे को बोलते बोलते लाला लाजपत राय को दबा कुचलाकर मार दिया जाता है। 1929 में क्या होता है, 1929 में आप देखते हैं कि लाहौर में जब सेशन होता है तब क्या होता है, लाहौर सेशन में जो अंग्रेज़ थे वो इनको क्या कह रहे हैं, अंग्रेज जो होते हैं वो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनको सबको क्या कहते हैं, थोड़ा सा कहते हैं बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा मैं अपने कंट्रोल में कर दूं। तो कहते हैं मैं काम करूंगा, तुमको मैं पूर्ण स्वराज नहीं दे पाऊंगा, मैं तुमको डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा। डोमिनियन स्टेटस शब्द याद कर लो भाई, मैं तुमको डोमिनियन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुमको मैं डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा। डोमिनियन स्टेटस क्या है भैया, पूछा जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि मतलब नाम तुम्हारा रहेगा लेकिन पूरा रहेगा मेरे अंदर, समझ रहे हो, तुमको बस मैं थोड़े थोड़े चीज़ दे दूंगा और जो वो है पूरा हमारे अंदर रहेगा। फिर वो गुस्सा हो गए जवाहरलाल नेहरू, कह पागल दिख रहा हूँ मैं तुमको शकल से पागल दिख रहा हूँ, हैं है ना, पागल दिख रहा हूँ। तो कहते हैं कि अभी मेरे अंदर जवानी है, अभी वो लोग जवान थे, कहते जवानी है मेरे अंदर, मुझे चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आई डिडेंट वांट डोमिनेट स्टेटस, आई वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें चाहिए भैया पूर्ण स्वराज। और इस चीज़ से इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, पूरा भारत इस चीज़ से इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू कि कहते हैं आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम पूर्ण स्वराज को पा रहे होंगे। 26 जनवरी 1930 को क्या कर देते हैं, यहाँ पर झंडा लहराया जाता है, पूरे इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, केवल इसलिए कि हमारे अंदर क्या हो, पहली बार भारत को लगे कि हाँ हम आज़ाद हो गए हैं, भारत के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाए, भारत के अंदर होप आ जाए, जिस होप की मदद से भारत
आगे बढ़ सकता हो। तो इस होप को लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, 1930 को दोबारा से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद होता क्या है कि भाई जो 26 जनवरी की डेट है, इसको गांधी जी आज़ाद होने के बाद थोड़ी सी इसको वो देते हैं, कहते हैं हाँ यार कुछ काम तो किया लड़के ने। तो एक काम करते हैं कि आज़ादी इस दिन नहीं मिली तो क्या हुआ, हमारा जो संविधान है उसको हम लोग लागू कर रहे होंगे 26 जनवरी के दिन। ठीक है, हालांकि 26 जनवरी से 2 महीने पहले 26 नवंबर को ही वो जो हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब थे, उन्होंने इसको ऑलरेडी बना कर रख दिया था। लेकिन उसमें 2-3 नियम जो आखिरी के होते हैं उनको छोड़कर इन्होंने कोई भी नियम को अभी लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया सारी चीज़ को 26 जनवरी को लागू करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी की इज्जत में। इसके बाद 1930 में क्या होता है, ठीक है, इसके बाद 1930 में क्या होता है, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये सब साइमन को इनको दिया नहीं गया, जब ये सब होने लगा तब क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब सिविल डिसोबीडियंस में होता क्या है, गांधी जी कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मैं स्टार्ट तो करूंगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए कोई माहौल तो चाहिए ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन से काम नहीं चला, अब मैं क्या करूंगा, इनका पूर्ण तरीके से इनके नियमों को ही नहीं मानूंगा अंग्रेज के। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉन्च करेंगे कोई बेहतरीन चीज़ के साथ। तो गांधी जी ने सोचा कि कोई एक ऐसी चीज़ मुझको निकालनी चाहिए जो कि क्या हो, जो कि पूरी तरीके से सब लोग यूज़ कर सकते हों। और ये बात आप मानिए कि सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अमीर से लेकर गरीब तक, आदमी औरत बूढ़ा जवान बच्चा सब खा रहा होता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो सॉल्ट है जिसके ऊपर टैक्स रख रखा है, इसको मैं रोकूंगा। इसके लिए देते क्या है, इसके लिए अंग्रेजों को देते हैं 11 डिमांड्स देते हैं कि इन डिमांड को तुम मेरे मान लो। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पूछा गया जो डिमांड था वो था आपका 11 डिमांड में सॉल्ट मार्च, जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स है इसको एबॉलिश किया जाए। अंग्रेज इसको नहीं मानते हैं, वो कहते हैं मत मानो, हैं मैं बनाऊंगा अपना सॉल्ट। गांधी जी का जो आश्रम था, उस आश्रम से ये क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि अब चलो भैया डांडी की तरफ। तो गांधी जी पैदल निकल पड़ते हैं डांडी की तरफ से, साबरमती आश्रम से, गुजरात का साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ बढ़ चलते हैं। ये आपका साबरमती आश्रम, तो यहाँ से ये निकल पड़ते हैं डांडी की तरफ। कहते हैं कि अब चलो डांडी की तरफ, और डांडी में हम क्या करेंगे, डांडी में हम लोग क्या कर रहे होंगे, सॉल्ट को बना रहे होंगे। तो डांडी मार्च को स्टार्ट कर देते हैं गांधी जी, पैदल चल पड़ते हैं डांडी पे, जहाँ पर रुकते हैं लोगों को बताते हैं, लोग इनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कई सारे वॉलंटियर्स को लेकर गांधी जी पहुँच जाते हैं डांडी में, और वहाँ पर डांडी में ये सॉल्ट को बनाकर पहली बार सॉल्ट जो ये ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और इसके बाद इन्हीं की बात को मानकर 1931 से ही इन्हीं की बात को मानकर सब लोग नाव बनाने लगते हैं। यानी अब उनको लग गया है भैया ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, तो पहला नियम मैंने तोड़ दिया, अब सब नियम तुम तोड़ना शुरू करो। पूरे देश में नियम टूटने लगते हैं, सब लोग सॉल्ट बनाने लगते हैं, सब लोग अलग अलग नियम तोड़ने लगते हैं। इसको देखकर जो वहाँ का उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मत कहो इन सबको, भगवान थोड़ी हैं, तो लॉर्ड इरविन नहीं, जो केवल हमारा बेटा था इरविन नहीं, ये जो बेटा नहीं था यार इरविन नहीं, ये जो इरविन था, ये क्या करता है, इसकी हो जाती है हवा टाइट। ये कहता है भाई अब हमने जो नियम बनाए थे उसको गांधी जी के आदेश पर सब लोग तोड़ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गांधी जी को बुला देना चाहिए। ये कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा, है ना। सिविल डिसोबीडियंस को कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा टेम्पोररी। अब इसको कॉल्ड ऑफ करेंगे टेम्पोररी, कैसे करेंगे गांधी जी, तो गांधी जी से कहता है कि हमारा जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर तो आप गए नहीं, हमारे आपके बीच की समझ रहे हैं ना, नाता थोड़ा ख़राब था। गांधी जी कहते हैं हाँ। उसके बाद फिर कहता है ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर आपको जाना चाहिए। यहाँ पर गांधी जी आप अगर चले जाते हैं तब हम क्या करेंगे, जब आपके सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स को हमने क्या कर रखा है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर्स को हमने जो क्या कर रखा है, पूरा हमने अपने अंदर रख रखा है, जेल में बंद कर रखा है, इनको हम लोग खोल देंगे, छोड़ देंगे। गांधी जी को लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, गांधी जी को लगता है सारे रेवोल्यूशनरीज को छोड़ देंगे, और यहीं पर गांधी जी फंस जाते हैं। गांधी कहते हैं ठीक है, अगर तुम मेरे सारे रेवोल्यूशनरीज को छोड़ दोगे तब मैं चला जाऊंगा। गांधी जी चले जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर इनके दोनों के बीच में पूना पैक्ट साइन हो जाता है 1932 में। और फिर उसके बाद क्या होता है,
और फिर उसके बाद होता क्या है कि जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको 1934 में रोक दिया जाता है। गांधी जी चले जाते हैं सेकेंड टाउन टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद फिर क्या होता है कि हाँ जब ये चले जाते हैं वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, उसके बाद फिर जो ये इसने कहा था पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दूंगा, तो 2-3 लीडर्स को छोड़कर सारे रेवोल्यूशनर्स को अंदर रखता है। यहाँ पर इरविन कांग्रेस को इलीगल साबित कर देता है, सारी चीज़ें को ख़त्म कर देता है। हालांकि इसी के बीच में 1935 में साइमन कमीशन जो लगी हुई थी उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास कर दिया है, जिससे जो ग्रांटिंग लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थोड़ी सी नियम कानून को ये खेल जाते हैं। 1937 में क्या होता है कि प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट एक्ट इन, हाँ पहली बार आपको याद रखना है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, इसी के आधार पर 1937 में पहला क्या हो रहा होता है, पहला आपका इलेक्शन हो रहा होता है। इसके बाद फिर 1940 में क्या होता है, लाहौर रेजोल्यूशन होता है, डिमांडेड सेपरेट नेशनल ऑफ मुस्लिम। इसके बाद गांधी जी वापस आ जाते हैं। गांधी जी बता रहा हूँ ये इन्होंने थोड़ा काट दिया है। इसके बाद गांधी जी जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि कांग्रेस इनलीगल साबित हो गई है, रेवोल्यूशनरीज को छोड़ा नहीं गया है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल दंगा फसाद कर दिया गया है। उसके बाद फिर गांधी जी कहते हैं कि मैं जो सिविल डिसोबीडियंस है इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो दोबारा से स्टार्ट करने के बाद उन्होंने सोचा चलेगा, लेकिन जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो पार्ट 1 था उसको जब इन्होंने ख़त्म किया था तो लोगों के अंदर से पूरी आशा टूट गई थी। भाई ये आदमी शुरू करता है लेकिन ख़त्म कर देता है, इसलिए कई सारे लोगों ने इसको अपने लिए अपनाया ही नहीं। ठीक है, कई सारे लोगों ने जब इसको अपनाया नहीं तो ये दोबारा चल नहीं पाया। इसके बाद होता क्या है कि लाहौर रेजोल्यूशन में जो मुस्लिम हैं वो डिमांड करते हैं कि हमको क्या देना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। इसका भी थोड़ा सा अपोज कर रहे होते हैं गांधी जी, लेकिन यहाँ पर ये मुस्लिम इसकी डिमांड करते हैं और वहाँ पर जो वो हैं भीमराव अम्बेडकर वो थोड़ा सा वो कहते हैं कि भैया हमको बंगाल के क्षेत्र में और सारे क्षेत्रों में डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए। इसके लिए गांधी जी और उनके भीमराव अम्बेडकर के बीच में थोड़ी सी उलझन हो जाती है, विवाद हो जाता है। उसके बाद फिर वह कहते हैं भीमराव अम्बेडकर कि मैं नहीं मानूंगा, मुझको चाहिए। गांधी जी गुस्सा आ जाते हैं, कहते हैं कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। आखिरकार गांधी जी को उनको बाबा साहेब को ये बात माननी पड़ती है। मुस्लिम भी अपने डोमिनियन स्टेटस को मतलब अपना जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको वापस ले लेते हैं। और ये सारी बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि हम लोग क्या करेंगे, जो वोट देने वाले हैं वो सब जगह बराबर रहेंगे, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े होंगे इनके लिए हम हमेशा सीट को चेंज करते रहेंगे। कभी महिलाएं खड़ी होंगी, कभी SC ST खड़े होंगे, और ये आज भी आप अपने आसपास देखते हैं। यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। यह जो 1942 है ये आपको एक आपके बुक के अंदर आपको एक डब्बे के अंदर बंद कर दे रखा है, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में। यहाँ पर ये जो मूवमेंट था ये पूरा परेशान कर देने के बाद अंग्रेजों को बिल्कुल आखिरी में गांधी जी लास्ट धक्का मारने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर 1942 में कहते हैं गांधी जी कि अब भाई बहुत हो गया, अब तुमको मेरे देश को छोड़ देना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को तुम क्या कर दो, तुम अब इसको मान लो। और इसको मानने के बाद जो अंग्रेज है वो क्या कह देते हैं कि अब हमको क्या कर देना चाहिए, इमीडिएट ब्रिटिशर्स को विड्रॉल की बात करते हैं गांधी जी, और इमीडिएटली गांधी जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसको छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। कहते हैं कि अब भैया मैं जा ही रहा हूँ तो तुम लोगों को थोड़ी बहुत नियम कानून तो सिखाकर मुझको जाना ही होगा। तो जो 1946 में क्या होता है, 1946 में ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन प्लान जो होता है वो आता है, और वो हमारे भारत के लोगों को कहता है कि जब तक तुम्हारी बिल्कुल सेटअप नहीं हो रही है तब तक तुम लोग एक अंतरिम सरकार बनाओ, एक सिंपल तरीके की गवर्नमेंट बनाओ, और उसके बाद फिर तुम लोग अपना चलाना। तो ऐसा कर इनको पूरा हमारे देश के लीडर्स को समझाकर सारी व्यवस्था कर ये चले जाते हैं। और 1947 में फाइनली आपका इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो आज़ाद हो जाता है। लेकिन ज़्यादा देर तक भैया खुशी रहती नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन तैयार हो जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन फाइनली हमारा जो देश था ये आज़ाद हो चुका था। आपका चैप्टर इसको मैंने फुल लेंथ टाइम लेकर, मैंने कहाँ सोचा था कि मेरे पास PPT नहीं है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके चैप्टर को फुल लेंथ लेकर जितना हमने सारे चैप्टर्स को पढ़ा है उसी तरीके से इस चैप्टर को ही मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपकी NCERT से रिलेटेड जो चीज़ थी उसको मैंने आपको पढ़ाया है, साथ ही साथ उससे ज़्यादा चीज़ें भी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब हमने इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं आपकी आज के इस लेक्चर को, ख़त्म करते हैं आपकी इस आज की कहानी को। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक यहाँ तक बने रहने के लिए। हो सकता है आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा अभी तक, इतना मैं अश्योर करता हूँ, लेकिन याद नहीं हुआ होगा।
तो अगर याद नहीं हुआ है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद नहीं हुआ है तो आप अभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारे जो क्विक रिवीजन है इस चैप्टर का वो तो बचा ही हुआ है भाई। क्विक रिवीजन इसका मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो क्विक रिवीजन इसका हमारा बचा हुआ है, तो इस क्विक रिवीजन के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इस चैप्टर को जल्दी जल्दी से पढ़ रहे होंगे इसी टाइमलाइन की मदद से, जिससे आपको पूरी जो इतिहास और टाइमलाइन से याद भी हो जाएगी और ये चैप्टर तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो बस धन्यवाद आप सभी का अभी तक यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।